हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, हम सुन रहे हैं श्री शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित उपन्यास दत्ता का 16वां भाग। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भाग। दीवार के किनारे के कमरों में विजया की जमींदारी का कामकाज चलता था। उनके सामने ही घने पत्तों के लीची के पेड़ों की कतार थी, इसलिए रहने के घर के ऊपरी बरामदे से यह हिस्सा दिखाई नहीं पड़ता था। इसके सिवा पूर्व दिशा की दीवार में एक छोटा सा दरवाजा था, जिसमें से आने जाने पर कर्मचारियों में से कौन आ जा रहा है कुछ भी नहीं जाना जा सकता था। उस दिन से दयाल फिर नहीं आए। काम करने कचहरी में आते हैं या नहीं, विजया ने संकोच के कारण यह भी पता नहीं लगाया। रास बिहारी इस ओर पांव नहीं रखते, यह किसी से पूछे बिना ही उसने मान लिया। बीच में एक दिन रास बिहारी 10-1 मिनट के लिए मिलने के लिए आए थे, लेकिन सामान्य रूप से बीमारी की 2-4 बातें छोड़कर उनसे और कोई बात नहीं हुई। मनुष्य के मन की बात तो अंतर्यामी ही जाने। जो प्रसन्नता और सहृदयता लेकर उस दिन रास बिहारी पुत्र के विरुद्ध वकालत कर गए थे, किसी अनजाने कारण से उनके विचार बदल गए हैं, यह निश्चित समझकर विजया उद्विग्न हो उठी। उसके दिन अतृप्ति और अशांति में ही कट रहे थे। इसी तरह कई दिन बीत गए। तीसरे पहर विजया अपने घर के पास नदी के किनारे टहल आने के लिए अकेली बाहर निकल रही थी कि वृद्ध नायक कुछ बही खाते बगल में दबाए सामने आ खड़े हुए और भक्ति भाव से प्रणाम करके बोले, कहाँ जा रही हैं माँ? कन्हैया सिंह कहाँ हैं? विजया ने हंसकर कहा, बस नदी किनारे टहलने जा रही हूँ। दरबान की जरूरत नहीं है। क्या आपको मेरी कोई आवश्यकता है? नायक ने कहा, हाँ, थोड़ा सा काम था, लेकिन कल हो जाएगा। वह जाने लगा तो विजया ने दोबारा हंसकर पूछा, अगर थोड़ा सा ही काम है तो आज ही बताइए, इतने बही खाते लेकर कहाँ जा रहे हैं? नायक ने कहा, आपके पास ही आया हूँ। पिछले वर्ष का हिसाब तैयार हो गया है, देखकर इस पर दस्तखत कर दीजिए। इसके सिवा छोटे बाबू ने हुक्म दिया है कि चालू वर्ष के रोजाना के जमा खर्च पर भी आपकी बही लेनी चाहिए। विजया हैरान होकर लौट आई और बाहर के कमरे में आकर बैठ गई। नायक ने बही खाते टेबल पर रख दिए। जब वह बही खोलने लगा तो विजया ने पूछा, यह हुक्म छोटे बाबू ने कब दिया? नायक बोला, आज ही सवेरे दिया है। विजया ने पूछा, आज सवेरे वह आए थे? नायक बोला, वह तो रोज ही आते हैं। विजया ने पूछा, क्या इस समय कचहरी में है? नायक ने गर्दन हिलाकर कहा, मुझे भेजकर वह अभी अभी गए हैं। उस दिन का हंगामा किसी भी कर्मचारी से छिपा नहीं था। नायक ने विजय की बात का संकेत समझकर धीरे धीरे सारी बातें बताई। कहा, विलास बिहारी रोजाना ठीक 11 बजे कचहरी में आ जाते हैं। किसी से कोई विशेष बातचीत नहीं करते, एकाग्रता से काम करके 5 बजे घर लौट जाते हैं। दयाल बाबू को तब तक के लिए छुट्टी दे दी गई है जब तक उनकी पत्नी ठीक ना हो जाए। विजया ने लज्जित मुंह से चुपचाप सारी कहानी सुनकर समझ लिया कि विलास ने नए नियम अत्यंत अभिमान के कारण या नाराजगी के कारण ही जारी किए हैं। वह बोली, इन्हें रहने दीजिए, कल सवेरे आकर मेरे दस्तखत ले जाइएगा। नायक को विदा करके वह वहीं चुपचाप बैठी रही। बाहर दिन का प्रकाश धीरे धीरे मध्यम होने लगा। पड़ोसियों के घरों से शंखों की ध्वनि से संध्या का शांत आकाश गूंज उठा। जब बैरा हाथ में दीपक लिए कमरे में घुसा तो अंधेरे में मालकिन को अकेला बैठा देखकर चौंक उठा। विजया लजाकर उठ खड़ी हुई और फिर जैसे ही बाहर आई चकित रह गई।
क्योंकि जिसे उसने अपनी आंखों से देखा वह उसकी कल्पना से भी परे था। क्या वह किसी कारण से या किसी छल से भी इस मकान में पैर रख सकता है? फिर भी उस धुंधले अंधेरे में उसे स्पष्ट दिखाई दिया कि उस दिन के उस साहब ने हैट सहित लगभग 6.5 फुट लंबे शरीर के साथ गेट के अंदर प्रवेश किया है और साधारण बंगाली से कम 2.5 गुने लंबे डग भरता हुआ इसी ओर आ रहा है। आज उसे किसी पुलिस कर्मचारी का भ्रम नहीं हुआ, लेकिन आनंद की उस अपरिमित आलोकित रेखा को जैसे उसकी आकाश पाताल तक फैली निराशा और भय के अंधकार ने पलक मारते ही लील लिया। वृक्ष लताओं से घिरे टेढ़े तिरछे रास्ते से उसकी देह अवश्य अदृश्य होने लगी, लेकिन रास्ते के कंकड़ों में से उसके जूते की आवाज निरंतर निकट आने लगी। विजया ने मन ही मन सोचा कि उसे आदर सहित बैठाना भारी अन्याय है, लेकिन दरवाजे के बाहर से उपेक्षा सहित विदा कर देना भी तो कठिन है। इस संकटपूर्ण स्थिति से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं सूझा जब रास्ते के मोड़ पर कामिनी के वृक्ष के पास वह लंबी सरल सुंदर देह उसके सामने आ गई। वह मुड़कर तेजी से अपने कमरे में चली गई। वृद्ध नायक अपनी धुन में जा रहा था। साहब को देखकर घबरा उठा, लेकिन साहब के प्रश्न से उसने उन्हें पहचान लिया और तब इत्मीनान और निर्भय होकर उत्तर दिया, हाँ, वह बाहर की बैठक में ही है। इसके बाद वह चला गया। विजया ने प्रश्न और उत्तर दोनों ही सुने। पल भर बाद ही कमरे में पहुंचकर नरेंद्र ने नमस्कार किया। उसने छड़ी और टोपी टेबल पर रखकर हंसते हुए कहा, मैं देखता हूँ मेरी दवा का आश्चर्यजनक फल हुआ है। वाह! विजया ने सोचा था कि वह आंखें उठाकर नरेंद्र को देख नहीं सकेगी, उसके प्रश्न का उत्तर भी न दे पाएगी, लेकिन उसकी आवाज सुनते ही विजय की दुविधा और संकोच ही इंद्रजाल की तरह गायब नहीं हो गया, बल्कि उसके हृदय के अंधेरे अनजाने कोने में वीणा के तारों पर जैसे बिना जाने किसी ने उंगली फेर दी। पल भर में ही विजया सब कुछ भूलकर बोल उठी, किस तरह जाना? मुझे देखकर या किसी से सुनकर? नरेंद्र बोला, सुनकर क्यों? आपने क्या दयाल बाबू से सुना नहीं कि मेरी दवा खानी भी नहीं पड़ती, केवल प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर एक बार आंखें फिराकर उसे फाड़ कर फेंक देने से ही आधा आराम हो जाता है। और अपने इस मजाक से खुश होकर अपने ठहाके से सारा कमरा हिला दिया। विजया ने समझा, दयाल से सब कुछ सुनकर आज हम मजाक उड़ाने आए हैं, इसलिए इस असंगत ठहाके से असंतुष्ट होकर ताना मारते हुए उसने कहा, ओह, इसलिए शायद बाकी आधा अच्छा करने के लिए दया करके फिर दवा लिख देने आए हैं। ताना सुनकर नरेंद्र की हंसी थम गई। उसने कहा, सच कहता हूँ, यह अच्छा तमाशा हुआ। विजया ने कहा, इसीलिए जान पड़ता है इतने खुश हो रहे हैं। नरेंद्र का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, खुश हुआ हूँ? बिल्कुल नहीं। यह बात अस्वीकार तो अवश्य नहीं कर सकता कि सुनते ही पहले थोड़ी सी खुशी हुई, लेकिन उसके बाद दुख हुआ। यह सच है कि विलास बाबू का मिजाज उतना अच्छा नहीं है। अकारण नाराज होकर दूसरे का अपमान कर बैठते हैं, लेकिन इसलिए आप भी असहिष्णु बनकर उनसे अपमान की बातें कर बैठें, यह भी तो अच्छा नहीं है। सोच कर देखिए, बात खुलने पर भविष्य में कितनी बड़ी लज्जा और दुख का कारण बन जाएगी। मेरा विश्वास कीजिए, यह सुनकर मुझे वास्तव में बहुत दुख हुआ। मेरे कारण आप लोगों में इस प्रकार की एक अप्रीतिकर घटना घट जाने से। इस व्यक्ति के हृदय की पवित्रता से मन ही मन विजया मुग्ध हो उठी। फिर भी परिहास के अंदाज में बोली, लेकिन हंसी भी तो रोक नहीं पा रहे हैं। यह कहकर वह स्वयं भी हंस पड़ी। नरेंद्र ने अत्यंत गंभीर होकर कहा, आप बार बार ऐसा क्यों सोचती हैं? सचमुच ही मैं बहुत दुखी हुआ हूँ, लेकिन
उस समय आप लोगों के संबंध में कुछ भी नहीं जानता था। फिर थोड़ी देर चुपचाप रहकर उसने कहा, उस दिन ही नीचे उनके पिताजी ने सारा हाल सुनाकर कहा था कि यह सब ईर्ष्या की करामात है। दयाल बाबू ने भी कल यही कहा। सुनकर मुझे कितनी लज्जा महसूस हुई, कह नहीं सकता। लेकिन मैं यह भी तो नहीं सोच पाता कि इतने लोगों में से मुझ में ही ईर्ष्या करने योग्य क्या है। आप लोग ब्रह्म समाजी हैं, आवश्यकता पड़ने पर सभी से बातें करती हैं, मुझसे भी की है। इसमें उन्हें क्या दोष दिखाई दिया, मैं तो अब तक नहीं खोज पाया। जो भी हो, आप लोग मुझे क्षमा कीजिएगा। और अपनी भाषा में उसे क्या कहते हैं, अभी अभिनंदन आप लोगों को किए जा रहा हूँ। आप लोग सुखी हों। विजया ने महसूस किया कि उसने उस दिन के अपने आचरण का उल्लेख करके भी अपने आचरण की ओर हल्का सा भी इशारा नहीं किया। लेकिन उसकी अंतिम बात से विजया की आंखें छलक उठी। गर्दन घुमाकर उसने किसी तरह आंसू संभाले। उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही नरेंद्र ने पूछा, अच्छा तो यह बताइए कि उस दिन कालीपद के साथ माइक्रोस्कोप स्टेशन पर क्यों भेजा था? विजया ने रुंधा गला साफ करके कहा, अपनी चीज आपने खुद ही तो वापस ले लेनी चाहिए थी। नरेंद्र बोला, ये ठीक है, लेकिन कीमत की बात तो उसके द्वारा आपने कहला नहीं भेजी थी। ऐसी दशा में तो मेरा। विजया बोली, हाँ नहीं कहला भेजी थी। बुखार के कारण मुझसे भूल हो गई, लेकिन इस भूल का दंड भी तो आपने कुछ कम नहीं दिया। नरेंद्र ने लज्जित होकर कहा, लेकिन कालीपद ने कहा। विजया जल्दी से बोली, सो मैंने सुना है, उसने कुछ भी कहा हो, लेकिन आपने इस बात पर विश्वास कैसे कर लिया कि आपको उपहार देने की गुस्ताखी मुझसे हो सकती है? और अगर वह सचमुच ही की हो तो उसका दंड स्वयं क्यों नहीं दिया? नौकर के द्वारा क्यों अपमान किया? आपका मैंने क्या बिगाड़ा था? कहते कहते ही उसका गला रुंध गया। नरेंद्र ने लज्जा और आश्चर्य से विजया के मुंह की ओर देखा। वह गर्दन घुमाकर खिड़की के बाहर ताक रही है। उसके मुंह पर नजर नहीं पड़ी, पड़ी केवल उसके गले के हीरे की कंठी के थोड़े से भाग पर। दीपक के प्रकाश में उससे विचित्र रश्मियां फूट रही थी। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर नरेंद्र ने दुखी स्वर में धीरे धीरे कहा, यह मैं तभी समझ गया था कि मैंने ठीक नहीं किया, लेकिन गाड़ी उस समय छूट चुकी थी। कालीपद का दोष क्या था? उस पर मेरा नाराज होना किसी तरह भी उचित नहीं हुआ। थोड़ा सा चुप रहकर फिर कहा, देखिए मैं अच्छी तरह जान गया हूँ कि यह ईर्ष्या कितनी बुरी बीमारी है। वह अपनी धुन में केवल बढ़ती ही नहीं जाती, छूत की बीमारी की तरह दूसरों पर भी आक्रमण किए बिना नहीं रहती। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझसे ईर्ष्या करने के समान भ्रम विलास बाबू को और कुछ हो ही नहीं सकता। उनके पिताजी ने भी उसके लिए लज्जा और दुख प्रदर्शित किया। लेकिन आप सुनकर शायद आश्चर्य करेंगी कि मुझसे भी उस समय कुछ कम भूल नहीं हुई। विजया ने मुंह फिराकर पूछा, आपकी कैसी भूल? नरेंद्र ने सहज और स्वाभाविक स्वर में उत्तर दिया, मेरा अकारण अपमान करने के कारण आप वास्तव में ही दुखी हुई थी। आपकी बातें सुनकर उस समय सभी ने यह समझ लिया था। इसके बाद रास बिहारी बाबू ने जब नीचे जाकर अपने लड़के की उस ईर्ष्या की बात चलाकर मुझे दुख करने को मना किया, तब सहसा मेरा दुख जैसे और भी बढ़ गया। मेरे मन में फिर कर यही आने लगा कि निश्चय ही कुछ और ही कारण है, अन्यथा कोई किसी से ईर्ष्या नहीं करता। आपसे सच कह रहा हूँ कि उसके बाद 8-10 दिन तक निरंतर मैं आपके बारे में ही सोचता रहा हूँ। आपकी बीमारी की वे बातें ही याद आती रहीं। इसीलिए तो मैंने कहा कि यह बहुत ही भयानक छूत का रोग है। काम का चूल्हे में गया। दिन रात आपकी ही बात मन में चक्कर काटने लगी। भला बताइए, इसकी क्या आवश्यकता थी?
और यही नहीं, 2-3 दिन बेकार ही इसी रास्ते से पैदल चलकर गया, आया केवल आपको देखने के लिए। इस तरह कितने ही दिनों तक यह पागल भूत मेरी गर्दन पर सवार रहा, कहकर वह हंसने लगा। विजया ने ना मुंह फिराकर देखा और ना किसी भी बात का उत्तर दिया। चुपचाप उठकर बगल के दरवाजे से वह अंदर चली गई। नरेंद्र सोचने लगा कि मैं अनजाने में और किस नए अपराध की सृष्टि कर बैठा। तभी बैरे ने आकर कहा, आप जाइएगा नहीं, आपके लिए चाय तैयार हो रही है। नरेंद्र जल्दी से बोल उठा, मुझे चाय की जरूरत तो नहीं है। बैरा बोला, लेकिन माँ जी ने आपसे बैठने को कह दिया है, कहकर बैरा चला गया। इस बात ने भी नरेंद्र को कम चकित नहीं किया। लगभग 15 मिनट के बाद नौकर के हाथ चाय और अपने हाथ में जलपान की प्लेट लिए विजया ने प्रवेश किया। दीपक की उस धुंधली रोशनी में शायद किसी की भी आंखें यह ना पकड़ पाती कि 1000 प्रयत्न करके भी वह अपने मुंह पर से रोने की छाया पोंछकर भी हटा नहीं पाई है। लेकिन उसने कोई सहमति प्रकट नहीं की। इन थोड़े ही दिनों में उसने अनेक बातों में सतर्क होना सीख लिया है। जिस दिन एक तरह से अपरिचित होने पर भी उसने अपने अंदर का साधारण कौतूहल और इच्छा की चंचलता दबा ना पाने के कारण हाथ से विजया का मुंह ऊपर उठा दिया था, वह दिन अब नहीं रहा था। इसी से वह चुप बैठा रहा। नौकर टेबल पर चाय रखकर चला गया। विजया उसी के पास जलपान की प्लेट रखकर अपनी जगह पर जा बैठी। नरेंद्र ने प्लेट पास खींच ली और इस तरह खाने लगा जैसे उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। 5-6 मिनट चुपचाप बीत जाने के बाद विजया ने ही पहले बात की। हंसकर बोली, आपने अपने उस पगले भूत की बात समाप्त नहीं की। नरेंद्र शायद दूसरी बात सोच रहा था। मुंह उठाकर पूछा, किसकी बात कह रही हैं? विजया ने कहा, वही पागल भूत जो कुछ दिनों पहले आपके कंधे पर चढ़ बैठा था, अब तो वह उतर गया ना? नरेंद्र हंस पड़ा, गर्दन हिलाकर बोला, हाँ उतर गया। विजया बोली, चलो अच्छा हुआ, कहिए कि आप बच गए हैं, नहीं तो कौन जानता है कि वह आपको और कितनी घुड़दौड़ कराता हुआ घूमता। चाय का प्याला मुंह से लगाकर नरेंद्र ने सिर्फ इतना ही कहा, हाँ। विजया ने कोई अच्छी बात कहनी चाही, लेकिन कोई बात ना खोज पाने के कारण लंबी सांस दबाकर चुप रह गई। दूसरे की गर्दन से भूत उतर जाने की आनंद की अनुभूति को खींच ले चलना उसकी शक्ति से बाहर हो गया। कुछ देर कमरे में खामोशी बनी रही। नरेंद्र ने धीरे से चाय खत्म करके प्याला टेबल पर रख दिया और तब पॉकेट से घड़ी निकालकर कहा, अब 10 मिनट ही रह गए, मैं चला। विजया ने पूछा, कलकत्ता लौट जाने के लिए शायद यही अंतिम ट्रेन है? नरेंद्र उठकर खड़ा हो गया, कहा, लेकिन वह लगभग 1.5 घंटे बाद जाएगी। नमस्कार, कहकर छड़ी उठाकर कुछ तेज चाल से वह कमरे से बाहर निकल गया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे इस कहानी के 17वें भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।